नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पर बुक और आथर से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली ये पूछे ही जाते हैं, तो इनसे संबंधित प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। बाकी मैं इन्फॉर्मेशन एक देना चाहूँगा, ठीक है, कि जो मैंने लिंक दिया था आप स्टॉक का खोलने का, ठीक है, तो उनसे संबंधित कुछ लोगों ने, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे 59 लोगों ने यहाँ पे ओपन किया है, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो कहा जाए कि जो सक्सेसफुल किया है वो कुछ ही लोग हैं, ठीक है, 2 4 6 लोग ही हैं, ठीक है, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से पूरा खोला है। क्या करना था मैंने आपको बताया था कि पहले आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाना है, इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ठीक है, पैन कार्ड नंबर, इसके बाद अपना फेस अपलोड करना है, फिर इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर इसके बाद आधार कार्ड का फिर जो है अकाउंट नंबर डालना है, फिर आधार वेरिफिकेशन करना है। इस तरीके से आप करेंगे, इसके बाद सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। 10 मिनट का प्रोसेस होता है। इसके बाद आपको जो है ID पासवर्ड मिलेगा और हमारी टीम की तरफ से जो भी चीज़ें थी वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे 2-3 लोग जो भी हैं, ठीक है, उनको मिल जाएगा। डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो हमारी टीम आपको पिकअप कर लेगी और डेफिनेटली वो आपका नाम अगर मैच करता है उनसे संबंधित, तो आपको जो है डेफिनेटली सारे जो भी है बुक्स जो भी रिलेटेड हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा, जो कि आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, बुक्स और आथर से संबंधित कई बार प्रश्न जो है 2 से 4, 4 से 6 यहाँ पे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पे हम 4 प्रश्न जो है मान सकते हैं GK GS लेकर के, उसमें जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उनको हम यहाँ पे एक बार देखने का प्रयास करेंगे। जैसे महाभारत के लेखक का नाम पूछा गया है, तो महाभारत के लेखक का नाम क्या है? तो आपको पता होगा कि वेद व्यास जो है वो महाभारत के रचनाकार हैं। हर्षचरित, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हर साल पूछा जाता है, तो हर्षचरित के लेखक का नाम पूछा गया है, तो हर्षचरित के जो लेखक हैं वो हैं बाणभट्ट। वही बात किया जाए कि पंचतंत्र, जो कि आपको पता ही होगा, ठीक है, विष्णु शर्मा, जो कि आप कक्षा 5 में अगर आप किताबें पढ़ी होंगी तो उसमें था भी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। द गुड अर्थ किसने लिखा है? तो द गुड अर्थ लिखा है पर्ल S बक ने, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए कि उत्तर रामचरितमानस के लेखक, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? तो उत्तर रामचरितम के लेखक हैं भवभूति, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए कि झांसी की रानी किसने लिखा है? तो झांसी की रानी लिखा है वृंदावन लाल वर्मा ने, ठीक है। देखिए, अगर आपने अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया तो प्रोसेस उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, 5 से 10 मिनट लगेंगे। बाकी हमारी टीम जो है कोशिश करेगी कि आपको डेफिनेटली एक ग्रुप भी बनाया जाए जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं सारी चीज़ें आप वहाँ पे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट उसमें इंक्लूड रहेंगे जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं। मेघदूत, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो है वो कालिदास की रचना है। वहीं बात किया जाए कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक हैं अर्नेस्ट सुमेसर, ठीक है। वहीं बात की जाए कि सनी डेज़ किसकी रचना है? तो सनी डेज़ रचना है सुनील गावस्कर की, ठीक है। बात की जाए कि इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? तो इंटरनल इंडिया रचना है श्रीमती इंदिरा गांधी की। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं इस सेगमेंट में हम यहाँ पे अब जो हिंदी से संबंधित जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा क्या गया है कि त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो त वर्ग का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है, तो ये दंत से होता है, ठीक है, दांतों से होता है, दांतों के माध्यम से। वहीं प वर्ग जो आपको पता ही होगा कि होस्ट से है, ठीक है, तो C जो है हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि च वर्ण का उच्चारण क्या है? तो च वर्ग का उच्चारण क्या है? तालु से, ठीक है, तालु, इसको आप याद रखिएगा। और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला, ठीक है। वहीं छ, त्र और ज्ञा, ये तीनों कौन सा व्यंजन है? तो छ, त्र और ज्ञा जो है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। वहीं पूछा जाए कि पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक आपको बताना है कि तद्भव है, तत्सम है, तो ये तत्सम शब्द है, ठीक है। वहीं आग कौन सा शब्द है? तो आपको पता होना चाहिए तद्भव। तद्भव क्या होता है कि जो हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं उसे हम तद्भव कहते हैं। तत्सम मतलब क्या होता है कि जो संस्कृत से लिया गया शब्द है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। वहीं बात की जाए कि पृथ्वी का कौन सा शब्द है? पृथ्वी जो है वो तत्सम शब्द है, ठीक है। वहीं टेबुल कौन सा शब्द है? टेबुल जो है वो विदेश शब्द है, ठीक है, ये इंडिया का नहीं है, इसको बात यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है कि नाक कौन सा शब्द है? तो नाक जो है रूढ़ शब्द है, ठीक है। वहीं अगला पूछा गया है कि संज्ञा संबंधित यहाँ पे फूल में कौन सा संज्ञा है? तो उस फूल में जो है वो जाति विशेषक संज्ञा है। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो ये क्या है? ईमानदारी में क्या है? लंबोदर पूछा गया, लंबोदर कौन सा शब्द है? तो लंबोदर जो है वो योगरूढ़ है। वहीं पूछा जाए कि सोना कौन सा संज्ञा है? सोना में जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मैं कौन सा पुरुष है? मैं जो है उत्तम पुरुष हूँ। इसको आप याद रख सकते हैं, मैं क्या हूँ? उत्तम हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। वहीं अगला सेगमेंट हमारा है जो कि राज्य हैं, कुछ उनकी महत्वपूर्ण राजधानियां हैं जो कि हर साल जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। राजधानियों से संबंधित प्रश्न यहाँ पे हर साल पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया कि असम की राजधानी क्या है? असम की दिसपुर है, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो दिसपुर हमारा क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की रायपुर है, आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ की क्या है, रायपुर है। वहीं झारखंड की राजधानी आपसे पूछी रांची है, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी आपको पता ही होगा मुंबई है, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। बिहार क्या है, बिहार पटना में है, ठीक है, पटना राजधानी है। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, ठीक है। हरियाणा की राजधानी क्या है, तो जो है आपको पता होगा चंडीगढ़ जो है हरियाणा की राजधानी है। मणिपुर की इम्फाल जो है वो मणिपुर की राजधानी है। वहीं पूछा जाए कि नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है, आपको पता ही होगा, ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं अगर पूछा जाए कि कर्नाटक की क्या है, तो कर्नाटक की बेंगलुरु राजधानी है। केरल की क्या है, तो तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल की राजधानी है। मध्य प्रदेश की जो है वो है भोपाल, माफ़ कीजिएगा, भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। पंजाब की आपको पता ही होगा कि पंजाब की और हरियाणा की सेम राजधानी है, यानी चंडीगढ़ है। वहीं राजस्थान की क्या है, राजस्थान की जयपुर है, आपको पता ही होगा। सिक्किम की क्या है, तो सिक्किम की गंगटोक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में आपके। वहीं तमिलनाडु की राजधानी पूछा जाए तो चेन्नई जो है तो वो तमिलनाडु की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की आपको पता ही होगा लखनऊ है, और पश्चिम बंगाल की कोलकाता, ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं इस सेगमेंट में हमें यहाँ पे भारत से संबंधित जो कला संस्कृति से जो प्रश्न पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मोहिनीअट्टम नृत्य रूप विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। यहाँ पे पूछा गया कि मोहिनीअट्टम किस राज्य की जो है जो नृत्य है वो किस राज्य की है, तो वो केरल की है। वहीं कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है, तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से एक उत्तर भारतीय नृत्य कौन सी है, तो कथक जो है वो उत्तर भारतीय नृत्य है। वहीं बात की जाए कि कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है, तो कथकली जो है वो केरल से संबंधित है। वहीं निम्न नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्वी भारत से हुआ है, तो पूर्वी भारत से जो हुआ है वो मणिपुरी। वहीं अगर बात किया जाए कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है, तो कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी क्या है, आंध्र प्रदेश की क्लासिकल नृत्य है। वहीं बात किया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कुचिपुड़ी जो है देव नृत्य के भी अंतर्गत आता है, ठीक है, याद रखिएगा आप यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी, कथक और भरतनाट्यम ये तीनों जो है शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आते हैं। वहीं पूछा गया निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, तो मणिपुरी है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। वहीं पूछा जाए कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था, तो गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था, ये थे गुरु अंगद। वहीं राजा राम मोहन राय संस्थापक किसके थे, तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ठीक है। अगला पूछा गया है कि कौन सा एक सही कालक्रमानुसार है, तो शंकराचार्य, रामानुज, फिर चैतन्य आए थे, ठीक है, याद रखिएगा ये। और अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है हर बार, कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। वहीं महावीर की माता का नाम था त्रिशला, ठीक। वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि खालसा की स्थापना किसने किया था, तो खालसा की स्थापना किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे, जहांगीर के शासनकाल में थे। वहीं अगर पूछा जाए कि गुरु गोविंद सिंह थे, तो गुरु गोविंद सिंह क्या थे, ये थे दशम ग्रंथ के रचयिता, सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा पंथ के संस्थापक, यानी खालसा पंथ का जो संस्थापक थे, और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि पूछा जाता है, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अगला हमारा क्या है कि निम्नलिखित नृत्यों में गरीबों की कथकली नाम से किसे जाना जाता है, तो ओटन तुल्लन को जाना जाता है, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। अगला है हमारा कि कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ओडिसी, मणिपुरी, कथक ये तीनों जो है शास्त्रीय नृत्य है, जबकि गरबा जो है शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत नहीं आता है। वहीं अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल का अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया था, तो ये था कथकली, ठीक है। मुखौटे का किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, तो ये है कथकली में। वहीं अगला हमारा है कि कुछ महत्वपूर्ण धरोहर जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे देख लीजिए, जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा यह है कि ताजमहल जो है वो कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। वहीं आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, वो भी 1983 में किया गया था।
अजंता की गुफा जो कि कई बार पूछा गया है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में अवस्थित है। एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा की दोनों की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में अवस्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, आपको यहाँ पे उड़ीसा में है। ब्लैक पैगोडा के नाम से किससे जाना जाता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ठीक। वहीं महाबलीपुरम का स्मारक समूह कहाँ पर है? तो महाबलीपुरम का स्मारक समूह जो है वो तमिलनाडु में है। काजीरंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो असम में है, ठीक है, इसको यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा। वहीं मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है, ये है राजस्थान में, ठीक है। वहीं पुराने गोवा के चर्च व मठ कहाँ पर हैं? तो पुराने गोवा व चर्च के मठ कहाँ पे है? गोवा में। मुग़ल सिटी फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। हम्पी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम्पी स्मारक समूह कहाँ पर अवस्थित है? तो हम्पी स्मारक समूह जो आपका अवस्थित है ये कर्नाटक में है, ठीक है। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। वहीं खजुराहो का मंदिर जो कि आपके एग्ज़ाम के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। एलिफेंटा की गुफाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अजंता एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? ये तीनों जो गुफाएं हैं, तीनों जो चीज़ें हैं, ये महाराष्ट्र में अवस्थित है, ठीक है। वहीं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। वहीं बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर कहाँ पे है? तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। और सांची का बौद्ध स्मारक जो है वो मध्य प्रदेश में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं बात किया जाए कि भीमबेटका की गुफाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। वहीं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। फूलों की घाटी जो कि बार बार पूछा जाता है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फूलों की घाटी का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। वहीं दिल्ली का लाल किला दिल्ली में है, ठीक है। और सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो सिमलीपाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। वहीं भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भीतरकनिका उद्यान जो है वो उड़ीसा में है। भीतरकनिका कहाँ पे है? उड़ीसा में है। वहीं जयपुर का जंतर मंतर राजस्थान में है, जयपुर का जंतर मंतर राजस्थान में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आमेर की किला कहाँ पे है? राजस्थान में, आमेर का किला राजस्थान। रणथंभौर किला राजस्थान। कुंभलगढ़ किला राजस्थान, तीनों यानी आमेर का किला, रणथंभौर किला और कुंभलगढ़ किला, ये तीनों जो है राजस्थान में है। वहीं चित्तौड़गढ़ का किला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी राजस्थान में है, ठीक है। रानी की बाव जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो रानी की बाव कहाँ पर है? रानी की बाव गुजरात में अवस्थित है। और ग्रेट हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। वहीं अगला जो सेगमेंट है हमारा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारत से संबंधित जो है जीके जीएस का यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि चैल हिल स्टेशन कहाँ पर है। तो चैल हिल स्टेशन कहाँ पर है आपको देखना है, तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि कामाख्या जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो कामाख्या मंदिर भारत के असम राज्य में अवस्थित है। वहीं बात किया जाए कि भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है? तो ये है गुजरात में, ठीक है, तरणेतर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट का उत्पादक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जूट का उत्पादक जो है वो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। बात किया जाए कि निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूमि जिला के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान है? तो किसकी महत्वपूर्ण खान है? ये है यूरेनियम की, ठीक। वहीं अगर बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाल के 3 जिलों में से नहीं है? तो ये है छिंदवाड़ा, जबकि मुरैना, श्योपुर और भिंड ये तीनों जिले इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं बात की जाए कि भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी है, यानी जो बोलती थी आलमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र का उत्पादक है? ये है झारिया जो कि झारखंड में है। वहीं निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नदी द्वीप आपसे पूछा गया है, तो माजुली नदी द्वीप जैसा सबसे बड़ा नदी द्वीप है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो आपको पता ही होगा कि सिलवासा जो है इसकी राजधानी अंतर्गत आती है। अगला जो कि हमारे साइंस के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो लिए गए हैं, क्योंकि जीके जीएस में पूछ ही लेता है, तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्रकृति रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। वहीं बात की जाए कि न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो न्यूक्लिक एसिड में आपको पता होगा कि जो है प्रोपेन नहीं पाया जाता है, जबकि ब्यूटेन, ऑक्टेन और हेक्सेन तीनों पाए जाते हैं, ठीक है, प्रोपेन नहीं पाया जाता है, इसको आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए कि
वह अभिकर्मक जिसमें एल्डिहाइड व कीटोन दोनों आसानी से क्रिया करते हैं, तो वो है ग्रेगनार्ड अभिकर्मक। ठीक है, अब आपसे देखिए सामान्य जीके जीएस यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको पूछ लेगा कि जल का जो है क्या है, ठीक है, रासायनिक, वो जैसे H2O हो गया, इस तरीके से बहुत नॉर्मल चीज़ें पूछे जाते थे। जीएस में बहुत ज़्यादा हार्डली क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे। वहीं अगला सेगमेंट हमारा, जिसमें अंतर्गत हम यहाँ पे इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे कि भारत में किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी, तो ये लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था। वहीं बात किया जाए कि भारत में मुसलमानों के द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो भारत में जो मुसलमानों द्वारा जो खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था वो किस सन में शुरू किया गया था, तो खिलाफत आंदोलन 1919 में भारत के मुसलमानों के द्वारा 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया हुआ था, जो कि जनवरी 2021 तक चला था। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पहला बड़ा राजनीतिक अभियान जो है वो खिलाफत आंदोलन में भाग लेना था। ठीक है, वहीं इसी तरीके से अगर बात की जाए कि इनमें से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास्ता को समाप्त कर दिया गया था, तो दास्ता प्रथा जो है वो सन 1833 के अधिनियम के माध्यम से दास्ता प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा, बाकी पढ़ भी लीजिएगा। अगला हमारा है निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, तो आपको बताना है कि किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, तो ये किया गया था 1936 में। वहीं पूछा गया है कि एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने किया था, तो एलोरा में जो प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण है, ठीक है, वो किया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। वहीं बात किया जाए कि निम्नलिखित में से किस काल में कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नवपाषाण काल में जो है कृषि जो है उत्पन्न हुए हैं। तो नवपाषाण काल, जिसे नियोलिथिक काल भी कहते हैं, लगभग 6000 से 7000 से 3000 वर्ष पूर्व जॉन लुबॉक ने नवपाषाण संस्कृति की संज्ञा दी थी। इसी काल में ही कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई। वहीं बात किया जाए कि भारत में डायरकी को किस अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था, तो डायरकी जो है 1919 में, भारत सरकार के अधिनियम 1919 में पेश की गई थी। वहीं बात किया जाए कि नीचे दिए गए जनपद में कौन सा जनपद 16 महाजनपद में शामिल नहीं था, देखिए कलिंग, जबकि अश्मक, कंबोज, ये गंधार, ये तीनों जो है शामिल थे। ठीक है, वहीं बात किया जाए कि प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो इनमें से किसके दरबार का था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार। अमीर खुसरो, जिनका पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो है, वे दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। वे ही अलाउद्दीन के खिलजी के दरबारी के सदस्य थे। उन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से। वहीं अगला देखा गया है कि ब्रिटिश कालीन भारत के किस शिक्षा शास्त्री ने ब्रिटेन भारत को सूखा रहा था और खून बह रहा था विचार सामने रखा था। एक बार फिर से देखते हैं कि ब्रिटिश कालीन भारत के किस शिक्षा शास्त्री ने ब्रिटेन भारत को सूखा रहा था और खून बह रहा था विचार सामने रखा था, ये रखा था दादा भाई नौरोजी जी ने। वहीं कुछ यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंधित यहाँ पे देख लेते हैं जो वर्ल्ड से संबंधित है। जैसे यहाँ पे कुछ ग्रुप हैं जो जैसे कि सार्क हो गया, ठीक है, G7 हो गया, ठीक है, इससे संबंधित जो है कई तमाम प्रकार के जो ग्रुप है जो कि भारत के पड़ोसी राज्य संबंधित है, पड़ोसी देशों से संबंधित है। तो उसमें आपसे पूछ सकता है कि G7 के कौन कौन से मेंबर है, ठीक है, और सार्क के कौन कौन से मेंबर है, कौन कौन से मेंबर नहीं है। तो इनको थोड़ा सा एक बार आप यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से, इसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा। जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न अगर देखा जाए कि G15 का पहला शिखर सम्मेलन किस देश में 1990 में शुरू हुआ था, तो आपको पता होगा कि G15 का पहला शिखर सम्मेलन 1919 में हुआ था शुरू, और ये किस सन में हुआ था, तो मलेशिया में हुआ था। ठीक है, तो G15 का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था मलेशिया में 1990 में हुआ था। वहीं बात की जाए कि गुप्त शासकों ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था, तो गुप्त शासकों ने पूछा किसका निर्माण करवाया था, तो गुप्त शासकों ने अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया था। वहीं पूछा गया है इनमें से किस क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार से संबंधित किया जाता है विज्ञान क्षेत्र में। अगर आप यहाँ पे कुछ नया करते हैं, यानी विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, और ऐसा काम जो आम लोगों की समझ में विज्ञान को आसान कर सके, विज्ञान संचार के अंतर्गत आता है। वहीं बात किया जाए कि प्राचीन भारत के किस महान ज्योतिष और गणितज्ञ ने सूर्य सिद्धांत नाक ग्रंथ लिखा है, तो ये लिखा है आर्यभट्ट ने। ठीक है, वहीं से बात की जाए कि इनमें से किस फील्ड में भूकंप का अध्ययन किया जाता है,
तो भूकंप का अध्ययन किस फील्ड के अंतर्गत किया जाता है, तो सिस्मोलॉजी का। ठीक है, अब आपको बताना है कि भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, इस तरीके से। वहीं इसी तरीके से अगर हमारा अगला प्रश्न है कि 12 जुलाई को किस वर्ष राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो पहली चीज़ क्या है, आपको देखना है कि 12 जुलाई, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, आपको बताना है, जिसे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो ये 1982 में नाबार्ड, जिसे हम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में, भारत में एक एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, वहीं बात की जाए कि पराश्रव्य तरंगों की सहायता से कौन सा जीव रात में सुरक्षित भ्रमण कर सकता है, यह आपको बताना है। मतलब कि चमगादड़ होते हैं, ठीक है, कुछ जैसे बिल्लियाँ हो गई, चमगादड़ हो गए, तो ये क्या होता है कि ये जो है पराश्रव्य तरंगे होती है, इनको सुन सकते हैं। जैसे मनुष्य क्या होता है, श्रव्य तरंगों को सुन सकता है। श्रव्य तरंगों का रेंज क्या होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, यानी आपको मैं लिख के बता दे रहा हूँ, 20 HZ मतलब हर्ट्ज से 20 के, यानी 20,000 हर्ट्ज तक जो भी ध्वनि होगी इसके बीच में, वो मनुष्य सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक और 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि जो है मनुष्य नहीं सुन सकता है। ठीक है, कुछ जीव जो होते हैं वो सुन सकते हैं, जैसे 20,000 ज़्यादा जो हर्ट्ज होती है वो पराश्रव्य तरंगे होती है। 20 हर्ट्ज से जो कम ध्वनि होती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं देखिए जो सुन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, श्रव्य तरंगे। और 20,000 हर्ट्ज जो ऊपर जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पराश्रव्य तरंगे। और जो 20 हर्ट्ज से कम की होती है वो मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मुझे दिमाग से अभी जस्ट निकल गया। पृथ्वी पर सूर्य उदय हमेशा पूर्व से ही क्यों होता है, यह आपको बताना है। तो इसका रीज़न अगर देखा जाए तो क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, इसलिए इसका रीज़न क्या है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए जो सूर्य उदय होता है वो पूर्व की तरफ होता है। पृथ्वी पर सूर्य उदय हमेशा पूर्व से ही इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और पृथ्वी के परिक्रमण के दौरान इसके धुरी में क्या होता है, झुकाव होता है। अगला पूछा गया है कि ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला किस देश को एक्सरे उपग्रह स्टेरो डी कहा है। ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला किस देश का एक्सरे उपग्रह स्टेरो डी है। तो ये है स्टेरो डी, किसका उपग्रह है, ये जापान का है। ठीक है, ब्रह्मांड का अध्ययन जो करता है। इसी तरीके से पूछा गया है कि आपको बताना है कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आपका जो ऑप्शन है 11 जुलाई है, ठीक है, 5 सितंबर है और 10 दिसंबर है और 5 जुलाई है। आपको बताना है कि इसमें से जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आई होप कि आप डेफिनेटली इसका आंसर देंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है। तो ये मालदीव। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा है, ये दूसरे स्थान पर आता है, जबकि अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां स्थान है। अगर अभी जो है कराया जाए वर्तमान समय में तो जनसंख्या पर पहले स्थान पर काबिज हो जाएगा भारत, लेकिन जो अभी डाटा है वो दूसरे स्थान पर है। वहीं किस देश में अंतर सरकारी संगठन द इंटरनेशनल ब्यूरो वेट्स एंड मेजर्स का मुख्यालय है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सरकार जो है फ्रांस है। ठीक है, पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचा या फिर बगीचों का शहर कहा जाता है। तो मुगलों का बगीचा या फिर बगीचों का शहर लाहौर को कहते हैं। वहीं बात की जाए कि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की विशाल कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इंटेल का मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। वहीं बात की जाए कि भारत और भूटान के बीच सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 राज्यों से लगती हैं। कौन कौन से राज्य हैं ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। जापान की मुद्रा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, येन। ठीक है, इसी तरीके से चीन को भी आप याद रख लीजिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है। कौन सी ऐसी संयुक्त सेना जो है भारत और फ्रांस के बीच में की जाती है, वो है शक्ति। ठीक, ये सेना अभ्यास है जो कि भारत और फ्रांस के बीच में किया जाता है। वहीं निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है, यानी कोई भी बंदरगाह नहीं है, तो वह है मंगोलिया। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न जो है, विश्व में जलवायु और जैव विविधता आपातकाल घोषित करने वाला दूसरा देश कौन बन गया, ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम यहाँ पे देखेंगे, बाकी यहाँ पे स्किप कर देंगे। अगला प्रश्न हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि भारत की भूमि के किस दिशा के सबसे आखिरी हिस्से को इंदिरा कॉल कहते हैं। तो ये सबसे उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणतम जो है। देखिए
सबसे पहले बात तो प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न इसमें क्या कहा गया है? प्रश्न कहा गया है, माफ़ कीजिएगा, इसमें प्रश्न आपसे पूछा क्या कहा है? प्रश्न पूछा गया है कि भारत की भूमि के किस दिशा के सबसे आखिरी हिस्से को इंद्राकौल कहते हैं? तो ये है इंद्राकौल, जो कि काराकोरम पर्वतमाला में सियाचिन मुश्ताक उपश्रेणी के इंद्राकटक में एक कोल यानी पहाड़ी दर्रा है। इंद्राकौल का नामकरण की खोज बुलक। देखिए, आपको याद रखना है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंद्राकौल। बस इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। बाकी हमारा अगला प्रश्न है कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और कौन सा राज्य भारत के चीन के साथ सीमा साझा करते हैं? देखिए, नागालैंड तो करता ही है, मणिपुर भी करता है, मिजोरम भी करता है, इसके साथ साथ में अरुणाचल प्रदेश भी यहाँ पे राज्य साझा करता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को आप यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि उगते सूर्य का पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये राज्य जो है भारत और चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम्बोल्ट जलधारा बहती है? तो हम्बोल्ट जलधारा बहती है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहते हैं। वहीं बात किया जाए कि यूरोप का गर्म कंबल इनमें से किस जलधारा को कहते हैं? तो यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा को। ठीक है, वहीं बात किया जाए कि पूरे भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदानी भाग है? तो 44% पर। ठीक है, आपको याद रखना है कि पूरे भारत में लगभग 44% क्षेत्रफल पर मैदानी भाग विस्तार है। वहीं बात किया जाए कि निम्नलिखित में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील है? तो ग्रेट स्लेव झील कहाँ पर है? कनाडा में है। ठीक है, तो ग्रेट स्लेव झील जो कि उत्तरी कनाडा की दूसरी सबसे बड़ी झील है, यह गहराई में 614 मीटर है। वहीं बात किया जाए कि मौसमी रूप से बहने वाली मीठे पानी की टोनले सैप नामक झील किस देश में अवस्थित है? तो ये है कंबोडिया में। ठीक है, टोनले सैप झील जो कि कंबोडिया की मौसमी रूप से बहने वाली मीठे पानी की झील है। इसी तरीके से बात किया जाए होन्शु द्वीप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस देश के सबसे बाद द्वीप होन्शु द्वीप है? तो होन्शु द्वीप कहाँ पे है? जापान में। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला पूछा गया है कि पेरू और किस देश के बीच टीटीकाका झील बहती है? टीटीकाका झील किसके बीच में बहती है? तो आपको याद रखना है कि बोलिविया। ठीक है, तो बोलिविया और पेरू के बीच में कौन सी झील बहती है? टीटीकाका। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टीटीकाका झील जो कि बोलिविया और पेरू के बीच बहती है, यह झील लगभग 95 मील लंबी और 35 मील चौड़ी है तथा दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी है। वहीं देखा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जापान का सबसे छोटा द्वीप है? तो शिकोकू। ठीक है, शिकोकू। 3 आइलैंड है, आपको कौन कौन से हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल को मैग्मा कहते हैं? तो पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के नीचे जो दबा भाग है, जो द्रव रूप में अवस्थित है, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा। ठीक है, ये क्या होता है? कभी कभी विस्फोट होता रहता है तो बाहर निकलता है। इनमें से किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए थे? ठीक है, तो ये है मृत ज्वालामुखी, जो कि यहाँ पर क्या होता है, कई प्रकार के, जैसे एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक है सुश्रुत। ठीक है, कि कभी भी हो सकता है, और एक होता है मृत ज्वालामुखी, मतलब इनमें से कभी भी ज्वालामुखी का उद्गार होता ही नहीं है। कभी हुआ था लेकिन अभी इस समय पर नहीं होता है। मोजाम्बिक की धारा किस महासागर में होती है? तो मोजाम्बिक की धारा जो है ये किस महासागर में? हिंद महासागर में बहती है। वहीं पीलियन तुल्य ज्वालामुखी किस प्रकार के ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो पीलियन तुल्य जो है वो विषुवी तुल्य ज्वालामुखी को कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर बात की जाए कि निम्नलिखित में से किस देश में एल मिस्टी ज्वालामुखी है? एल मिस्टी जो है वो पेरू में है। अगला हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस देश में वॉन झील स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुर्की में जो है वो वॉन झील अवस्थित है। अगर बात की जाए कि अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर इनमें से कौन सी झील अवस्थित है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर देवरिया ताल झील अवस्थित है। अगला प्रश्न हमारा जो है वो उत्तर प्रदेश से होगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम यहाँ पे प्रश्नों को देख लेते हैं। क्या है प्रश्न? पहला प्रश्न हमारा है कि वर्ष 1937 से 1950 के बीच में मध्य उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो मध्य उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य की राजकीय पुष्प क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो राजकीय पुष्प है ब्रह्मा कलश। ठीक है, वहीं किस शासक ने बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किया था? तो बाबर के पुत्र हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने।
वहीं अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये है आगरा में अवस्थित है। वहीं बात की जाए कि असहयोग आंदोलन पर विचार के लिए इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजित कब किया गया था। तो असहयोग आंदोलन पर विचार करने के लिए इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन कब किया गया था। तो अप्रैल 1942 में। वहीं बात की जाए कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। वहीं बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए 80 सदस्य जो है चुने जाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। वहीं बात की जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है 12 सदस्य हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बात की जाए उत्तर प्रदेश में विरोधी दल के नेता को किसके समकक्ष सुविधाएं प्राप्त होती है। तो एक कैबिनेट मंत्री के समकक्ष की सुविधाएं प्राप्त होती है। क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में विरोधी दल के नेता को किसके समकक्ष सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो एक कैबिनेट मंत्री। वहीं अगर बात की जाए कि तराई क्षेत्र का विस्तार उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर किस जनपद तक है। तो ये है देवरिया, ठीक है। तराई क्षेत्र का विस्तार जो है जो उत्तर पश्चिम का सहारनपुर से लेकर है वो कहाँ पर है, देवरिया। ये हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इसको आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो होगा वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से होगा, जो कि आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत शामिल किया गया है। पहला प्रश्न इसमें क्या देखा जाए, पहला प्रश्न है कि एक स्थान पर बंदरों की सब प्रजातियाँ पाई जाती है, वो कौन सा स्थान है। तो वो है स्थान मेडागास्कर, ठीक है। मेडागास्कर अफ्रीका के दक्षिणी तट के पास हिंद महासागर द्वीप में देश है। यह बंदरों की 100 से अधिक प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। वहीं अगर बात की जाए कि पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। तो पौधों के लिए जो अच्छी मिट्टी होती है सबसे चिकनी मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी क्या होती है, साधारणतः मिट्टी, बलुई मिट्टी और रेत का मिश्रण होती है, जो पौधों के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी के अंतर्गत मानी जाती है। सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है। तो सिटी ऑफ जॉय के लेखक है डोमिनिक लॉपियर, ठीक है। सिटी ऑफ जॉय एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसके लेखक है डोमिनिक लॉपियर। वहीं नाचने वाला हिरण भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है मणिपुर में। नाचने वाला हिरण का असली नाम क्या है, सानगाई हिरण, जो कि मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसके अलावा यह भारत के किसी हिस्से में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय वातावरण है। यह है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। वहीं विश्व जैव विविधता दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य जैव विविधताओं को सुरक्षित करना है। देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, आई थिंक यहाँ पे 22 मार्च होना चाहिए, ठीक है। इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में अवस्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में है, जो कि लगभग इतना वर्ग। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में अवस्थित है। वहीं मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित है। वहीं मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में अवस्थित है। अगला प्रश्न हमारा है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, ठीक है। अगर बात किया जाए कि मानस राष्ट्रीय अभ्यारण्य असम में है, यह टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और अन्य वन्यजीव रिजर्व है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल भी है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहीं गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है। तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है बिहार और झारखंड में अवस्थित है। वहीं शाहगढ़ भूदृश्य किस जानवर के दोबारा प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। तो ये है चीता, ठीक है। चीता का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं इसको। अगला जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से है। मॉडर्न हिस्ट्री से कौन कौन से प्रश्न हैं इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था। तो विधवा पुनर्विवाह। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म बंगाल प्रेसिडेंसी 26 सितंबर को हुआ था और इनके फलस्वरूप जो है विधवा पुनर्विवाह जो है एक्ट 1856 पारित किया गया था, ठीक है।
इसी तरीके से बात किया जाए कि न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था एनी बेसेंट के माध्यम से। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला बात किया जाए कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोलकाता में 1906 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा फहराया गया था। वहीं बॉम्बे के अखबार में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेख किस अतिवादी लेखक ने लिखा था, तो वो लिखे थे औरबिंदो घोष ने। ठीक है, औरबिंदो घोष ने। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। अगला है कि नीचे दिए गए बिंदुओं को अवलोकन करें। लोक सेवा आयोग, चार्ल्स एचिसन लोक सेवा आयोग के लिए रॉयल आयोग, और विशिष्ट लोक सेवा आयोग के लिए रॉयल आयोग, ये लॉर्ड विकाउंटली। ये थोड़ा हार्ड है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे बात किया जाए। अगला प्रश्न हमारा है कल्चर से संबंधित कि संगाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो संगाई त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। वहीं लॉल डेड यानी लल्ला योगेश्वरी किस पंथ के अनुयायी थे, तो ये थे कश्मीरी शैव धर्म के। राउत नाच किस प्रदेश की आदिवासी समुदाय का नृत्य है, तो राउत नाच जो है वो छत्तीसगढ़ की। वहीं सतीपति संप्रदाय कहाँ की आदिवासी समूह है, तो सतीपति जो है वो गुजरात के। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है, तो अक्षरधाम जो है वो स्वामी नारायण को समर्पित है। ठीक है, वहीं 1893 में गणेश महोत्सव किसने शुरू किया था, तो ये शुरू किए थे लोकमान्य तिलक ने। ठीक है, इसको आप यहाँ रख सकते हैं। हुमा का झुका मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो हुमा का झुका मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो ये है शिव को। महाभारत की फ़ारसी में अनुवाद किसने कराया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकबर ने महाभारत को जो है फ़ारसी में अनुवाद करवाया था। वहीं अगर बात की जाए कि निम्नलिखित में से महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं, तो वे हैं मैत्रेय। ठीक, वही अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है, तो द्रविड़ शैली की विशेषता जो बनाती है वो है विमान। ठीक है, विमान जो है वो द्रविड़ वास्तुकला का नमूना है, और यह मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक टावर नुमा रचना है। ठीक है, विमान जिसे हम कहते हैं। इसी तरीके से निम्नलिखित में से किस मुस्लिम विद्वान ने एक दशक तक संस्कृत और ज्योतिष का वाराणसी में अध्ययन किया था, ये किए थे अलबरूनी ने। ठीक है, अलबरूनी ने किया था। वहीं निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्यंत्र यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा प्रसिद्ध नाबाक लेबर त्यौहार किस प्रदेश में संबंधित है, तो नाबाक लेबर ये जो है उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, रम्मन किस प्रदेश का त्यौहार है, तो रम्मन जो है पूछा जाए तो रम्मन जो है वो उत्तराखंड का त्यौहार है। इसी तरीके से यहाँ पे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी है, तो अग्निवीणा जो है वो नाजी नजरुल इस्लाम के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न हमारा है कि 90 पूर्व चोटी कहाँ पर अवस्थित है। 90 पूर्व चोटी जो है वो हिंद महासागर में। 90 पूर्व चोटी जिसे टीला कहते हैं, हिंद महासागर में 5500 किलोमीटर लंबा टीला है। वही कौन सी नदी में सर्वाधिक पानी है, तो सर्वाधिक नदी जो है अमेजन नदी में। अमेजन जो है ब्राज़ील की एक नदी है जो कि जल की मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नील नदी और अमेजन नदी किस लिए फेमस है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 भाषाएं कौन सी है, तो ये है अरबी और चीनी। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की जो भाषाएं हैं अरबी, चीनी, रूसी, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। ठीक, वहीं अर्जेंटीना की आधिकारिक भाषा राष्ट्रभाषा क्या है, तो अर्जेंटीना की जो भाषा है वो है स्पेनिश। ठीक, स्पेनिश, अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, क्यूबा, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, एल साल्वाडोर और इक्वेटोरियल गिनी, ग्वाटेमाला, होंडुरास, मैक्सिको, नागारकुआ, पनामा, पैराग्वे, पेरू, स्पेन, उरुग्वे और वेनेजुएला जैसे 20 से ज़्यादा देशों में बोली जाती है स्पेनिश। वहीं उरुग्वे सम्मेलन किसकी स्थापना हुई थी, तो उरुग्वे सम्मेलन में जो स्थापना हुई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए कि WTO का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और यह 164 देशों का समूह है। इसमें कुछ नियम हैं जो इसके सदस्य देश को मानने होते हैं, और इसकी स्थापना यानी WTO की स्थापना 1995 में उरुग्वे सम्मेलन के बाद हुई थी। इसकी भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश है, और इसका कार्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में अवस्थित है। ठीक, वहीं अगर बात किया जाए कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काले सागर से नहीं लगती, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काला सागर से नहीं लगती है। देखिए, जॉर्जिया, बुल्गारिया और तुर्की, इन तीनों देशों की राजधानी जो 2 देश है, ये तीनों जो हैं
काला पानी से संबंधित जो है साझा करते हैं, जबकि यहाँ पे बेलारूस अलग है। ठीक, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ब्लैक सी एशिया महाद्वीप और तुर्की के बीच अवस्थित है। इसके साथ ही बुल्गारिया, रोमानिया, कौन कौन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया की सीमा साझा करता है। ठीक है, ब्लैक सी कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा करता है? बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया। वहीं बात की जाए कि पर्यावरण व सजीव प्राणियों का परस्पर अध्ययन किस में किया जाता है, तो पर्यावरण और सजीव प्राणियों का परस्पर अध्ययन जो है जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम किसका है? शनि का। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, इसका घनत्व जल से भी कम है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होती है? तो ये होती है भूपर्पटी। भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है और इसकी औसत गहराई लगभग 30 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की अनुमानित आयु जो है वो 4.5 अरब वर्ष लगभग है। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है और पृथ्वी भी अन्य ग्रहों की भांति वृहत विस्फोट के बाद अस्तित्व में आया है। वहीं बात किया जाए कि सिरोक्कू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सिरोक्कू क्या है? यह गर्म एवं शुष्क वायु है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा कि सिरोक्कू जो है वो गर्म, शुष्क व धूली भरी स्थानीय वायु है। इसको आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। रेचिंग पूछा गया है कि रेचिंग शब्द निम्नलिखित में से किस गतिविधि से संबंधित है? रेचिंग मतलब होता है पशुचारण। ठीक है, तो बड़े पशुचारण फॉर्म को रेंच कहा जाता है और यह आमतौर पर पाश्चात्य देशों में व्यावसायिक तौर पर किया जाता है। यह रेंच बड़े क्षेत्रों में बने होते हैं और इन रेंच को पार्सल में बांटा जाता है। इन पार्सल की बाड़बंदी की जाती है और इस बाड़ के अंदर पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जापान का जंग क्षेत्र कहा जाता है? तो जंग क्षेत्र कहते हैं शिकोकू। ठीक है, ठीक है, शिकोकू कौन कौन से द्वीप हैं आपको इसको बताना है। शिकोकू को हमने बता दिया है, बाकी इसके अलावा कौन दूसरे द्वीप हैं? 2 और उसको आपको बताना है। इसी तरीके से KLM एयरवेज किस देश से संबंधित है? तो KLM जो है नीदरलैंड से संबंधित है। KLM का फुल फॉर्म है नौकी लिजिके लुफ्तांवाफ्ट और मास्टर चपैजी। इसको थोड़ा सा अजीब नाम है। यह नीदरलैंड की कंपनी है और यह एवरेज कंपनी की स्थापना 7 अक्टूबर 1919 को की गई थी। ठीक है, वही बात की जाए भारत में मुख्यतः पेट्रोलियम किस में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा। वहीं निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु चीड़ की पेड़ के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो शंकुधारी। देखिए, चीड़ का वृक्ष जो है वो शुष्क जलवायु से लेकर के 5200 मीटर की ऊंचाई तक की जलवायु में उग सकते हैं और वर्तमान चीड़ की लगभग 126 प्रजातियां मौजूद है। वहीं जॉर्डन नदी निम्नलिखित में से किस में समाहित होती है? तो जॉर्डन नदी जो है वो मृत सागर में समाहित हो जाती है। ठीक है, जॉर्डन नदी फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, इजराइल व सीरिया में बहती है। क्या है? जॉर्डन नदी जो है वो फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, इजराइल व सीरिया में बहती है और इसकी कुल लंबाई 251 किलोमीटर है। वहीं केप कैनेडी का पुराना नाम क्या था? केप कैनेडी का नाम था पुराना केप कैनवेरल। ठीक है, कैनवेरल। इस तरीके से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा प्रदेश सुलेमानी पत्थर, चौक और पर्टाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है? ये है गुजरात। गुजरात सुलेमानी पत्थर, चौक और पर्टाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है। कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है? तो ये है उड़ीसा। ठीक है, बॉक्साइट जो होती है उड़ीसा में सर्वाधिक रूप से उत्पादित होती है, निकलती है। यानी उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है, राज्य है। यह भारत का आधे से अधिक बॉक्साइट उत्पादक करता है। ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखिएगा। वहीं निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा भारत के स्थलाकृति मानचित्र बनाता है? यह है भारत का सर्वेक्षण। ठीक है, ये भारत का जो है मानचित्र बनाता है। भारत का सर्वेक्षण भारत का स्थलाकृति मानचित्र बनाता है। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादन कौन सा है? तो ये कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक भारत की सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है, जिसके बाद केरल और तमिलनाडु नंबर 2 और 3 पर आते हैं। मेघालय राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो मेघालय राज्य की स्थापना 1972 में की गई थी। वहीं चिरिया लौह अयस्क खदान कहाँ पर अवस्थित है? चिरिया जो है वो झारखंड में है। राम सेतु किस जलडमरू मध्य में अवस्थित है? तो राम सेतु जो है वो पल्क जलडमरू मध्य में अवस्थित है। वहीं बात किया जाए कि माजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप और भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ये असम में अवस्थित है। वहीं बात किया जाए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। चंबल नदी उपरोक्त में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये है 1, 2 और 3। यानी चंबल नदी मध्य प्रदेश में
जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है और यह यमुना की नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। इसको आप यहाँ पे याद रखिएगा। वहीं बात किया जाए कि कर्नाटक के अतिरिक्त किस राज्य में सोने का उत्पादन होता है, तो कर्नाटक के अतिरिक्त जो है अन्य राज्य अगर पूछा जाए तो झारखंड में उत्पादन होता है सोने का। तुम्हारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एग्ज़ाम में भी आपके सहायक सिद्ध हो। थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। और अगर आप चाहते हैं सारे जो है सारे चीज़ें PDF और वगैरह मिल जाए तो डेफिनेटली उसको लिंक से दिए गए अपलोड को जो है एक अकाउंट बनाइएगा, ठीक है। अकाउंट जैसे आपका क्रिएट होगा हमारी टीम खुद आपको जो है सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा देगी। सो थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस।